हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 5 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस क्लास फाइनल अकाउंट मैंने स्टार्ट किया था। आज भी फाइनल अकाउंट जैसा करते थे वैसे ही रहेगा, बट कुछ एक नया कैलकुलेशन भी सीखेंगे। जो मैं अभी तुम लोग को सिखा रहा हूँ ना, मैं आपको खाली बेसिक्स ही करवा रहा हूँ। मतलब हार्ड एंड फास्ट चीजें हमने किया ही नहीं है फाइनल अकाउंट। आपके बोर्ड एग्जाम्स में, मतलब सी के एग्जाम में, फाउंडेशन एग्जाम में कंप्लीट फाइनल अकाउंट ही आने वाला है। तो कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, वो सम्स भी करेंगे, पर अभी खाली बेसिक्स के कंसेप्ट जो आपके टेक्स्ट बुक के सम्स है वही क्लियर करवा। अब तक आपके 4-5 सम्स हो गए। मैन्युफैक्चरिंग भी है बेटा, आप लोग सारे सम्स हो गए थे। यस, क्वेश्चन रीड करो और पूछा क्या है बताओ। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट क्या अमाउंट ऑफ सैलरी विच वुड बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 31st March 2022, अमाउंट एक्चुअली पेड एज अ सैलरी इन 2021-22, आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर 22। टोटल सैलरी कितना है, इस साल कितना पे किया है और कितना आउटस्टैंडिंग है। बस ये फाइंड करने का, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। और क्या इतना हार्ड एंड फास्ट क्या है, इतनी सारी चीजें दी गई। जरा ध्यान से सुनना, समझ। सेन गुप्ता एंड कंपनी एम्प्लॉयज अ टीम ऑफ 8 वर्कर। कितने वर्कर है? 8 वर्कर है। हु वेर पेड ₹30,000 पर मंथ इन द ईयर एंडिंग 31st March 2021। मुझे कौन से साल का हिसाब करने का है? 21-22। 21-22 मतलब अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 तक का हिसाब निकालना है। ये तो पिछले साल का हो गया ना। मार्च में खत्म हो गया तो अप्रैल में चालू होगा। तो पिछले साल तक उसका पगार कितना था? 30,000। एग्री? यहाँ पे किसी को कोई डाउट वीट है क्या? दिमाग में बैठा है? वेरी गुड। सीए के स्टूडेंट इतना तो बैठना चाहिए। एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, मेरे हिसाब से किसी ने नॉक किया है। जादू देखो जरा। एट द स्टार्ट ऑफ द, किसी ने नहीं किया बेटा, जादू बोलते हो उसको। एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21-22, कंपनी रेज द सैलरी बाय 10% to 33,000 per month each। कहियो इसका मतलब क्या है? 3,000 रुपया बढ़ा दिया। 30,000 था, 10% मतलब 3,000 बढ़ गया ना। मतलब 2021-22 में धरती भूमि कितना पगार रहेगा? 33,000 पर मंथ। इस हिसाब से एक साल में कितने मंथ होते हैं? अपने को सिर्फ कुछ भी मत बोलो। कितना हो रहे थे बेटा? 12 रहे थे, 18 नहीं निकले तेरे। तो इस हिसाब से मेरा पगार हो जाएगा 8 एम्प्लॉय का 33,000 12 महीने के लिए। कैलकुलेटर नाम का एक प्राणी है। 33 इंटू 12 इंटू 8 कर लेंगे, 31,68,000। बेटा तेरा कैलकुलेटर ये समझा के बेटा? क्या डाउट था? ये तो सिंपल था सर। सिंपल ही है बेटा। कंट्रोल कायू अक्टूबर 1 2021। क्या हुआ जादू? हाँ, इसके लिए तेरे को सोने के लिए मना किया था बेटा मैंने। 1 अक्टूबर 2021 को कंपनी हायर 2 ट्रेनिंग। 8 लोग तो काम कर रहे, 8 का पगार तो दे दिया था, और 2 लोग को, गरीब लोग को हमने काम पे रख दिया। ट्रेनिंग एट अ सैलरी ऑफ 21,000 पर मंथ ईच। कब से रखा? अक्टूबर से रखा। वो उनको तो पहले से रखा हुआ है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 6 महीने का पगार देना पड़ेगा। कितना? 21,000 रुपए। 21,000 रुपए कितने हैं? 2 है। तो 2 ट्रेनी का 6 मंथ का। अरे बराबर है। फिर क्या है भाई? द वर्क फोर्स आर पेड सैलरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ, 1 month in arrear, so that the employee receives the salary for Jan on the first working day of Feb। बस इतना ही दिया था। इसके बारे में बाद में डिस्कस करता हूँ। अभी तक सैलरी इतना ही है। तो मेरे को मालूम पड़ गया कि मेरा इस साल सैलरी का खर्चा कितना है। 31,68,000 प्लस 2,52,000, 34,20,000 is my expense। अमाउंट ऑफ सैलरी विच वुड बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March। मेरा कैलकुलेशन आ गया।
बट लेकिन किंतु परंतु बंधु, इस कंपनी का पॉलिसी ये है कि ये लोग जो पगार देते हैं वो फॉर एग्जाम्पल जनवरी में काम किया तो जैन में नहीं देंगे, फेब के 1 तारीख को देंगे। फेब का पगार तो मार्च का पगार, बट साल तो मार्च में खत्म हो गया था 2021, तब उसका पगार कितना चल रहा था? तो ये 30,000 पगार मुझे इस साल अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा। अप्रैल में जब चालू होगा तो मार्च का पगार मिलेगा कितना? 30,000। और अप्रैल से जो नया अकाउंटिंग ईयर जिसमें उसका पगार कितना कर दिया 33,000, उधर मार्च का पगार उसको नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? समझा मैंने क्या बोला? नॉय सर, नॉय समझा सर, लिख के बताओ ना सर, है ना? चलो लिख के बताते हैं। मैं एक कैलेंडर बना रहा हूं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 2022, 2021। मार्च 2021। चल ध्यान, पगार की बात कर रहा हूं। मार्च में इसका पगार कितना था? उसके बाद इसका पगार 33 हो गया। मुझे इस साल का हिसाब करना है, 21-22 का, इस साल का मुझे हिसाब करना है। अब इसका अप्रैल का पगार किधर आएगा? 33,000 इधर मिलेगा, इसका इधर, इसका इधर, तो मार्च का पगार उसको मिलेगा क्या? वो तो इधर मिलेगा ना। मतलब इसका आउटस्टैंडिंग पगार रहेगा 33,000, एक महीने का बाकी सब तो मिला रहेगा। मतलब उसको 33,000 इंटू 11 महीने का पगार तो मिल गया रहेगा। 11 महीने का, 12वां महीने का नहीं मिला ना खाली, तो 33 इंटू 11 कर लो, 33,000 इंटू 11 कर लो। सब्बर अली 3,63,000, 33,000 इंटू 11, 3,63,000। एक मिनट, कितना? 3,63,000 इंटू कितने एम्प्लॉय है मेरे पास? मल्टीप्लाई कर लो। 29 लाख प्लस 30,000, 30,000 इंटू 8, 2,40,000 भी ऐड हो जाएगा। अरे समझा? तो इसका मतलब मेरा सैलरी जो मार्च का है 2,000 वो मिलेगा 30,000, 8 एम्प्लॉय का 2,40,000, और इस महीने मुझे जो पगार मिलेगा 33, वो कितने महीने के लिए मिलेगा और कितने एम्प्लॉय का? 8 एम्प्लॉय का, उस हिसाब से 29 लाख। हाँ, मैंने 2 काम करने वाले लोग को रखा था, अक्टूबर से 6 महीना, बट पगार सिर्फ 5 महीने का आएगा। तो 2 ट्रेनी का 21,000 का पगार, लेकिन कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए ही भरा मैंने। तो मैंने एक्चुअल में खर्चा तो इतना ही किया है। अरे समझा ये? हाँ या बाउंसर? इतना खर्चा होने वाला है, इतना ही हुआ है, तो बाकी आउटस्टैंडिंग ही रहेगा। तुम बताओ कितना आउटस्टैंडिंग है, माइनस मत करना, रेगुलरली बताओ मेरे को कितना आउटस्टैंडिंग है। तो 8 एम्प्लॉय का 1 महीने का पगार, 2 एम्प्लॉय का भी 1 महीने का पगार ही आउटस्टैंडिंग है। हाँ, 8 एम्प्लॉय का 33,000 के हिसाब से 1 महीने का पगार आउटस्टैंडिंग, 2 एम्प्लॉय का 21,000 के हिसाब से 1 महीने का आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग 8 एम्प्लॉय का 33 के हिसाब से 1 महीने का पगार, और 2 ट्रेनिंग का 21 के हिसाब से, और मैंने डायरेक्ट हिसाब बता दिया तुमको माइनस करके। सर ये फाइनल अकाउंट था, ये बेसिक सा एडजस्टमेंट था तुम्हारा नॉलेज क्लियर करने। मैंने आपको देखो हर एक सम में एक छोटा सम ऐसा ले लिया मैंने, ताकि थोड़ा बहुत समझे बस। डन है इतना? चलिए आ जाते हैं फिर फाइनल अकाउंट करने के लिए। क्वेश्चन आपके सामने, बट थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स। ये तो इजी तो देंगे नहीं लोग। द बैलेंस शीट ऑफ थापर, पहले लाइन पे दिया है बैलेंस शीट का डेट 1 अप्रैल, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। ओपनिंग बैलेंस शीट में सब जो वैल्यू दिया सब मेरा ओपनिंग वैल्यूज है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 21-22, इस साल
प्रॉफिट कमाया मैंने 18,30,000। प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिया है क्या? बोला इतना कमाया है आपने, प्रॉफिट है, मेरे को क्या सोचने का नहीं है, जो भी कैपिटल है उसमें मैं ऐड कर दूंगा, और क्या है, पहले इतना था फिर कमाया, ठीक है। दिस वॉज आफ्टर अलाउिंग फॉर द फॉलोइंग, मतलब ये 18,30,000 कैसे आया? तो ये सारे एक्सपेंसेस देने के बाद, क्या क्या एक्सपेंसेस दिया? रेंट रिसीव फ्रॉम द प्रॉपर्टी, लेट आउट का रेंट रिसीव, जो इनकम हुआ था वो इनकम ऐड करने के बाद ही आया हुआ है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट जिस पे 10% दिया है, फर्नीचर फिक्सचर्स पे 5% देने के बाद ये सब चीजें आई गई है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल एज ऑन मार्च 2020, मतलब ये 2022 का है, ये भी 2022 का ही है, तो ये सब देने के बाद मुझे ये आया है। हाँ, बट while preparing profit and loss account he had forgotten to provide the following, इतना सिर्फ तो उसने दे दिया था, कुछ चीजें भूल गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,80,000 का भूल गया था, प्रीपेड इंश्योरेंस उसका रिकॉर्ड करना भूल गया था, और कुछ भूला था क्या वो? नहीं। हिज करंट असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 31 मार्च, मतलब क्लोजिंग, ये तो मेरा ओपनिंग है, ये मेरा क्लोजिंग। वेयर एज इन्वेंट्रीज का क्लोजिंग वैल्यू, ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग वैल्यू, कैश एंड बैंक का क्लोजिंग वैल्यू, ट्रेड पेबल का क्लोजिंग वैल्यू दिया गया है। ड्यूरिंग द ईयर उसने कुछ 6 लाख रुपया विड्रॉ किया है, डोमेस्टिक मतलब पर्सनल यूज के लिए। ड्रॉ अप हिज बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंड, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट बनाना है ईयर एंड के लिए। इतना समझा? जैसा दिया वैसे बैलेंस शीट में मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। ये ओपनिंग है, अगर मुझे इसमें से किसी भी चीज का क्लोजिंग दिया है तो क्लोजिंग में जाएगा, और कुछ नहीं दिया है तो ओपनिंग अपने क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ सामान पड़े, भाई मेरा है, मेरे पास ही रहेगा, लेकिन जो बदल भी है तो बदला हुआ वैल्यू लिखना पड़ेगा, जो बदला नहीं है वो जैसा है वैसे ही। अभी ट्रेड पेबल लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस लायबिलिटीज, कैपिटल लायबिलिटीज, असेट ये सब उधर ही जाने वाला, कुछ ऐसा है क्या? नहीं। चलिए तो स्टार्ट करता हूं। मैंने एक रफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाया, ठीक है। सबसे पहले मुझे बैलेंस दिया है नेट प्रॉफिट कितना, तो मैंने बाय बैलेंस 18,30,000 प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया। सर क्रेडिट में क्यों लिखा? डेबिट में, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट, समझाइए। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी असेट, हाँ, फर्नीचर असेट। ट्रेड रिसीवेबल, सर ट्रेड रिसीवेबल दिया है तो मैं ये वाला वैल्यू लिखूंगा, ये वाला लिखूंगा, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू। यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल कितना लिखूंगा? 20 लाख। वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये ओपनिंग है, और ये कौन सा बैलेंस शीट है? क्लोजिंग। ओपनिंग का ओपनिंग में रहेगा, क्लोजिंग क्लोजिंग में आ जाएगा। समझ में आ गया? फिर क्या है? कैश, देखो कैश दिया, हाँ सर कैश का बैलेंस दिया है, तो कैश बैलेंस असेट साइड पे डाल दिया। फिर ट्रेड पेबल दिया हुआ है, ट्रेड पेबल है। इन्वेंट्रीज के बारे में दिया है, हाँ सर इन्वेंट्रीज भी दिया है, 14,50,000, तो भाई इन्वेंट्रीज 14,50,000। फिर ट्रेड पेबल दिया हुआ है तो ट्रेड पेबल लिख लो, कैपिटल सेम है। फिर ट्रेड पेबल डाल दिया, कितना दिया था? 11,40,000। एक्सपेंसेस पेबल के बारे में कुछ लिखा नहीं है क्योंकि उसके बाद एडजस्टमेंट है। आई होप इतना क्लियर है। ये क्लियर है? खाली मैंने क्या पोस्ट नहीं किया है, क्यों, किस लिए बता रहा हूं। डन है इतना? क्लियर है इतना? पक्का? पक्का। चलिए, अब अगर आप ध्यान दो तो हमने रेंट रिसीव फ्रॉम द प्रॉपर्टी लेट आउट कितना है, जब रेंट रिसीव किया तो एंट्री क्या है? पैसा आएगा, और फायदा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। बट ये चीज तो हमने ऑलरेडी इसके अंदर एडजस्ट कर लिया है, तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट जाएगा क्या? कैश में जाएगा क्या? नहीं, कैश तो अलग चेंज करके दे दिया, तो इसका इधर कोई लेन देन नहीं है। हमने डेप्रिसिएशन दिया था प्लांट एंड मशीनरी पे, कितना परसेंट? 10%। तो 30 लाख का 10% अगर आप निकालोगे, 3 लाख डेप्रिसिएशन दिया था आपने। अब इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस करके ही आया था। हाँ सेम। फिर फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स पे भी 5%, तो लेस डेप्रिसिएशन इसका 5%, बराबर 30,000 का आधा ना। इसका भी दूसरा इफेक्ट नहीं है, ये समझा?
आरडीडी कितना परसेंट? 5%। ट्रेड रिसीवेबल बराबर है, तो भाई आरडीडी 5%। समझा? पक्का समझा है? और कुछ बचा क्या? क्लियर है? ये हो जाने के बाद हम कुछ चीजें भूल गए थे। क्या भूल गए थे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इधर कितना दिख रहा है? इस साल कितना देने का है? तो हम सीधा हिसाब मार देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,80,000। तो ये दिखाने की जरूरत है क्या? समझा? न्यू वैल्यू आ गया ना? तो पुराना हमने अजम्पशन है कि पे किया रहेगा, इस साल इतना बाकी है, इसलिए वो बैलेंस शीट में। देखो याद करो, सिंगल एंट्री एनपीओ में पहले पुराना हिसाब क्लियर करो, फिर नया भरो। तो पुराना हमने भर दिया रहेगा, इस साल आउटस्टैंडिंग कितना है, और ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में सॉल्व नहीं था, क्लियरली बोला था। प्रॉफिट हैज फॉरगॉटन, तो ये हमको दिखाना पड़ेगा। एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, देने का बाकी है तो लायबिलिटीज। समझाइए? प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड क्रेडिट साइड पे लिखूंगा क्योंकि इंश्योरेंस तो है नहीं। 20,000 ये क्रेडिट, दूसरा असेट साइड पे प्रीपेड इंश्योरेंस। और कुछ सर हो गया। अब क्लोजिंग करेंगे तो न्यू प्रॉफिट मिल जाएगा अपने को। अच्छा, ड्राइंग बाकी है, 6 लाख रुपया ड्राइंग किया हुआ है, तो लेस ड्राइंग्स कितना? 6 लाख। अब क्लोजिंग कर लेता हूं, और कुछ तो मेरे को बचा नहीं। इधर का टोटल 18,50,000, 18,50,000 में 1,80,000 माइनस किया, 16,70,000 नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। आउटर कॉलम में इसको डाल दिया, ठीक है। इसमें ऐड किया, 6 लाख माइनस किया कैपिटल। अब देखो जरा बैलेंस शीट टैली करके, 20 में 1 माइनस किया 3, देखो टोटल करो बैलेंस शीट टैली हो रहा है क्या, देख लो। दोनों एक ही साइड का टोटल मत करना, एक दिन लायबिलिटीज एक दिन एसेट भी टोटल करो। किधर का? लायबिलिटीज। असेट का टोटल भी 73,90,000 आ रहा है। समझा? थोड़ा सा अलग था, जिसमें सिर्फ बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते इसका कंसेप्ट था। ये कहीं ना कहीं आपको सिंगल एंट्री भी रिफ्लेक्ट करवा देगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एनपीओ भी रिफ्लेक्ट करवा देगा। ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। पक्का समझा है सब? चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।